कल मैंने आपको सुबह बताया था कि जो भी अनुपस्थित कैंडिडेट रहे हैं उनकी बाकायदा अलग से लिस्ट जारी की जाएगी मंडल वाइज। और रात होते होते आपकी लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है। ये प्रेस विज्ञप्ति, इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए सूचना। ये एक बीकानेर संभाग की है। बाकी इसी तरीके से कोटा संभाग की, चूरू संभाग की, जयपुर संभाग की, उदयपुर संभाग की, हर एक संभाग की जो लिस्ट है वो आने वाली है, पाली संभाग की भी। तो जो भी कैंडिडेट लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए नहीं जा पाए हैं, क्या हमें फिर से मौका मिलेगा? तो बिल्कुल आपको पुनः अवसर देते हुए बीकानेर मंडल में 15 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल 2026 तक, यानी कि 15, 16 और 17 3 दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जो भी अब्सेंट कैंडिडेट है उनका यहाँ पर देखिए, कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग बीकानेर, करणी सिंह स्टेडियम के सामने बीकानेर, ये आपके 334001, ये आपके पिन कोड। तो यहाँ इस एड्रेस के ऊपर आपको उपस्थित होना है। और फिर से बोर्ड के द्वारा ये जो लिस्ट है वो जारी की गई है। इसमें सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सबके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा मैं शॉर्टली बता देता हूँ। जो भी अनुपस्थित कैंडिडेट है उनको ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके खुद से देख लेना। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। आपको जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपको लेकर जाना है। वैसे इसमें देखिए, आधार कार्ड है वो आधार कार्ड ही लेकर जाना है। इसमें साफ तौर से लिखा गया है, ये आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो आपको इसमें दिए गए हैं। और इसमें जो चेकलिस्ट है वो भी इस PDF के अंतर्गत दी गई है। यहाँ पर ये जो चेकलिस्ट है ये आपको ऊपर लगानी है, ठीक है, सबसे ऊपर आपको यही लगानी है। इसके नीचे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगाना है, और एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे आपका स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है। और उसके बाद में 10वीं की अंक तालिका, और 10वीं की अंक तालिका के साथ में ही आपकी 12वीं की कॉलेज की वो सारी अंक तालिका लगानी है। उसके नीचे मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके नीचे आपका ये जो अन्य पिछड़ी जाति या EWS का जिस भी आप कैटेगरी से संबंधित रखते हैं वो लगाना है आपको। इसके बाद में अगर आप अन्य कैटेगरी से है तो आपको ये लगाना है, वरना इसको छोड़ देना। उसके बाद में अंतिम शैक्षणिक संस्था के द्वारा जारी जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो लगाना है। और इसके नीचे आपका 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो कि अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा है वो लगाने हैं। और उसके बाद में आपने जो कोर्ट से बनवाए थे, जो वचनबंध है, संविधान वाला है, दहेज वाला है, इसके अलावा आपका जो विवाह प्रमाण पत्र है वो सारे इसमें लगाने हैं। काफी अभ्यर्थी इसमें ये पूछ रहे थे कि जब 16 पॉइंट वाली जो चेकलिस्ट है वो एक बार हमें टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दीजिए। तो ये 16 पॉइंट वाली ही चेकलिस्ट है। यहाँ पर आप देख लीजिए 16 पॉइंट है इसमें लिखे गए हैं। और 16 पॉइंट का एक ही है कि जैसे अंतिम शैक्षणिक संस्थान के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र ना, ये पहले वाली चेकलिस्ट में नहीं था, इस चेकलिस्ट में अलग से ये शामिल कर रखा है। तो ये अंतिम शैक्षणिक संस्थान और इसके नीचे 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो कि आपने अलग अलग राजपत्रित अधिकारी के द्वारा बनवाए थे। तो ये चेकलिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लेना। उसके बाद में ये जो चरित्र प्रमाण पत्र वाला ये जो फॉर्मेट है वो सारा पहले वाले ही, अगर आपने ये पहले बनवा लिया है तब तो ठीक है, और अगर नहीं बनवाया है तो अब आप बनवा लीजिए। 1975 कैंडिडेट में हर एक कैंडिडेट का यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, आपका इसमें एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, आपका नाम है, DOB है, कौन सी कैटेगरी से आप संबंधित रखते हैं। अच्छा, बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी कहना था कि जो फिजिकल हैंडीकैप है उनका भी इन्हीं के साथ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो बिल्कुल एक बार आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो चाहे फिजिकल हैंडीकैप हो, कोई भी दिव्यांग अभ्यर्थी हो, सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन साथ में ही हो रहा है। आप चाहे तो यहाँ पर आपकी जो अलग से कैटेगरी है वो आप देख सकते हैं, LD, CP, BLV, SP, जो अलग आपकी कैटेगरी है ना वो इसमें मेंशन कर रखी है, ठीक है। और जो SC, ST, OBC से संबंधित है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है। आपको रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे उपस्थित होना है 15, 16 और 17 तारीख को। और कौन से कैंडिडेट का DV है वो कौन सी तारीख को है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और ये आपका एड्रेस है वो इसमें दे रखा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट लिस्ट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टोटल ये जो लिस्ट है वो 1975 कैंडिडेट की है। यहाँ पर आप देख पाओगे 1975 कैंडिडेट है, इनको अनुपस्थित रहे कैंडिडेट है, इनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो समय से आप उपस्थित हो जाना। अगर आप लेट हो जाओगे तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, ठीक है। हाँ, 9:30 का 10 हो सकता है, 10:30 हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि 9:30 बजे आपको रिपोर्टिंग करनी है और आप 3 बजे जा रहे हो। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अब देखिए, कुछ मैं कमेंट ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों के द्वारा कमेंट किए गए थे। देखिए, DV तो हो गया, लेकिन अब वापस ईमेल क्यों आ रही है DV से संबंधित? तो काफ़ी अभ्यर्थियों का एक ये भी कमेंट था कि हमारा DV हो गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा DV है वो सही तरीके से हुआ है नहीं हुआ है? तो देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी प्रकार की स्लिप नहीं दी जाती है। अगर वहां पर आप DV करवाते समय आप उनसे पूछ लेना एक बार कि हमारा DV है उसमें किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है या नहीं है, ठीक है। तो वो आपको तुरंत वहीं पर बता देंगे। अगर वो वहां पर नहीं बताते हैं तो वो स्लिप तो आपको देते नहीं है, तो फिर आपको क्या घर आ जाना है, ठीक है, उसी तरीके से। लेकिन अगर बाद में वो जैसे क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो वहां पर उनके पास में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरीके की कमी पाई जाती है तो हो सकता है कि वो आपको ईमेल करे, आपको मैसेज करे। अगर आपका DV हो गया है और अभी भी आपके पास में ईमेल या मैसेज आ रहा है तो आपको वापस अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर के ऊपर जाना है और वहां से एक बार पूछ लेना, कंफर्म कर लेना।
क्योंकि बाद में मेन लिस्ट आएगी, उसमें अगर आपका रिजल्ट प्रोविजनल किया जाता है या होल्ड कर दिया जाता है तो बाद में ज़्यादा दिक्कत होगी। एक बार पहले ही आप अपने स्तर के ऊपर ही पूछकर और जो डॉक्यूमेंट्स में कमी है उसको सुधार कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अगर आपके पास में ईमेल या मैसेज आ रहा है और पर्टिकुलर किसी एक डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड है, तब आपको ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्थल पर जाना है और उस डॉक्यूमेंट्स में जो कमी रह गई है उसको सही तरीके से आपको पूर्ति करनी है। अब ये जो ईमेल वापस आ रहे हैं, मेरे पास में किसी अभ्यर्थी का कोई स्क्रीनशॉट है वो अभी तक नहीं आया है। अगर ये जो SJS स्टडी वाला जो है, अगर ये भाई ये वीडियो देख रहा है तो टेलीग्राम पर आपको जो ईमेल आया है उसका स्क्रीनशॉट आप मेरे को टेलीग्राम पर भेज देना, ठीक है? ताकि एक बार जो चीज़ सामने आ जाए फिर उसको देखकर मैं आपको सही तरीके से बता सकता हूँ और बाकी जो कैंडिडेट जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर उनको भी समझ में आ जाएगा कि जो वापस ईमेल आ रहा है वो किस चीज़ से संबंधित है। तो एक बार आप टेलीग्राम पर जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर या मेरे को पर्सनल DM करके इसका स्क्रीनशॉट है वो जरूर भेज देना। फिर देखिए, कोटा मंडल में अनुपस्थित जो अभ्यर्थी हैं उनको दोबारा मौका कब मिलेगा और कैसे पता चलेगा? तो मैंने आपको बताया है जो भी कैंडिडेट अनुपस्थित रह गए हैं उनकी लिस्ट बाकायदा दोबारा जारी की जाएगी। जैसे आज बीकानेर संभाग की जारी की गई है, शाम होते होते आपकी कोटा, उदयपुर, जयपुर, चूरू, पाली, जोधपुर सभी मंडल की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, भरतपुर मंडल की भी। तो जो भी कैंडिडेट अनुपस्थित रहे हैं उनको टेंशन नहीं लेनी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। जब कोई सूचना आएगी, जब भी कोई लिस्ट जारी की जाएगी तो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है? फिर देखिए भाई, बता दें 1 गुना का रिजल्ट है वो कब आएगा। देखिए, पहले जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनका मेडिकल होने दो। दिव्यांग अभ्यर्थियों का जैसे ही मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं आपको एक वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो किस डेट के बीच में आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है? तो एक बार जो दिव्यांग अभ्यर्थी है इनका मेडिकल होने दो, क्योंकि मेडिकल है वो चल रहा है। उसके बाद में देखिए, एक अभ्यर्थी है बबीता कुमारी, इनका ये कहना है कि सर मेरा अटेस्टेशन फॉर्म घर पर रह गया, DV हो गया, फिर बुलाएंगे क्या मुझे? और उन लोगों बताया भी नहीं, कुछ कमी है, 5 मिनट में DV कर दिया। देखो, इनका जो अटेस्टेशन फॉर्म है ये ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म की बात कर रही है, इनका घर रह गया था। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि किसी भी सेट में नहीं लगाया था क्या? यानी 2 सेट आपको जमा करवाने होते हैं, एक ओरिजिनल और एक उसकी फोटोकॉपी वाला। तो इसने कहा कि नहीं सर, किसी भी सेट में है वो जमा नहीं करवाया, वापस बुलाएंगे क्या? तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आपके पास में इस तरीके का मेल आए, है ना? क्योंकि वहाँ पर जल्दबाजी में क्या वो हर एक डॉक्यूमेंट्स को नहीं देखते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो उनकी नज़र में नहीं आया, लेकिन बाद में जैसे ही वो उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं और जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो वहाँ पर उनको नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि आपको भी इस तरीके का कोई मैसेज या ईमेल आ सकता है। तो जैसे ही आपके पास में कोई ईमेल या मैसेज आए तो तुरंत आपको दूसरे दिन या उसी दिन आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले सेंटर पर जाना है और जो अटेस्टेशन फॉर्म आपका घर पर रह गया था वो वहाँ पर उनको जमा करवा देना, ताकि फिर वो उनके पास में जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जो आप देकर आए थे, उन डॉक्यूमेंट्स में उसको वो लगा देंगे, ठीक है? तो ऐसी गलती है वो करने से आप बचिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो बार-बार नहीं होता। ये तो बोर्ड का शुक्र मनाओ कि वो ईमेल या मैसेज कर रहा है आपको, वरना उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ईमेल या मैसेज आपको करे। ये ज़िम्मेदारी आपकी है। अगर आपके कारण DV है, उसमें कोई प्रकार की कमी होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी स्वयं की होती है। तो इस प्रकार की छोटी-छोटी गलतियों को करने से आप बचिए। सर मैंने DV करवा दिया और मैं राजस्थान से हूँ, हरियाणा मेरे टच में है, इसलिए मैंने 10वीं जो है वो हरियाणा बोर्ड से की है और DV करवा दिया है और सभी जगह पात्र लिखा है, टिक किया है, पात्र पर टिक किया है, लेकिन जहाँ नोडल अधिकारी की टिप्पणी आती है लास्ट में, उसकी जगह पर लिखा है कि 10th की जो मार्कशीट है वो हरियाणा की है। तो कोई दिक्कत होगी क्या? देखो, दिक्कत अगर आपकी मार्कशीट है वो फर्जी नहीं है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, भले आपने हरियाणा से की हो या तमिलनाडु से की हो, है ना? लेकिन इतना है कि उनको भी पता है कि आपका जो एड्रेस आप मूल निवास वहाँ पर देकर आए हैं, जाति प्रमाण पत्र देकर आए हैं, तो उसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ है। तो उनको भी पता है राजस्थान का टच होता है, हरियाणा का है, तो बंदा है वो हरियाणा से भी 10वीं कर सकता है। लेकिन एक बार वो क्रॉस वेरीफाई करते हैं, कि हरियाणा बोर्ड से उसने जो मार्कशीट लेकर आया है 10वीं की वो फर्जी तो नहीं है, ठीक है? इसलिए वहाँ पर वो 10वीं है वो हरियाणा बोर्ड से की है, इस तरीके से वहाँ पर नोडल अधिकारी ने टिप्पणी लिखा है। फिर आगे वो विभाग में जाएगी तो वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे। अगर वहाँ पर आपकी मार्कशीट है वो ऑनलाइन डाटा है वो सारा चेक करेंगे, वहाँ पर सही दिखाता है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी 1% भी आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर आपकी जो मार्कशीट अगर फर्जी नहीं है तब आपका मेन लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर वहाँ पर आपकी मार्कशीट फर्जी निकलती है या फिर और कोई कारण होता है तब आपको प्रोविजनल किया जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आपकी मार्कशीट सही है तो आपको प्रोविजनल नहीं किया जाएगा, आपका रिजल्ट रोका नहीं जाएगा और मेन लिस्ट में अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा। देखिए सर, मेरा 8 अप्रैल 2026 को चूरू मंडल में DV हो गया है, मुझे कोई स्लिप नहीं दी गई है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा DV है वो सही हुआ है? देखो, स्लिप है वो किसी को नहीं दी गई है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कमी पाई जाती तो वो आपको उसी ऑन द टाइम, ऑन द स्पॉट ही वो बता देते। अगर नहीं भी बताया है तो आपके पास में कोई ईमेल या मैसेज आ जाएगा। आप अपना ईमेल है वो बार बार चेक करते रहिए रोजाना, और मैसेज इनबॉक्स को भी, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो फिर वो आपको अगर इन्फॉर्म करते हैं तो आपको उसके बारे में पता चल सके और वापस आप डॉक्यूमेंट्स में जो कमी रह गई है उसको सही करवा पाए, ठीक है? आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको स्लिप जो है वो किसी को भी नहीं दी गई है। अगला है, देखिए सर, मैंने रीमैरिज कर ली है और RSSB बोर्ड को इन्फॉर्म भी कर दिया है। 3 दिसंबर 2025 को मैरिज हुई थी। अच्छा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो आपकी 19 अप्रैल 2025 थी, तो फॉर्म भरने के बाद में इनकी रीमैरिज हो गई है और RSSB बोर्ड को इन्होंने सूचित भी कर दिया है। और मैरिज की थी और 6
जनवरी 2026 को इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, जबकि रिजल्ट है वो डाइवोर्स कोटे से ही आया है, क्योंकि पहले इन्होंने डाइवोर्स कर रखा था, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो इन्होंने डाइवोर्स कोटे से भरा था, इसलिए रिजल्ट भी डाइवोर्स कोटे से आया है। लेकिन जब इन्होंने डीवी करवाया तो इन्होंने सूचित कर दिया और फॉर्म पर प्रोविजनल लिखा है और बोला गया है कि बोर्ड से ही डिसीजन लेगा। बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे वो वहाँ पर अपनी उनके ऊपर कोई रिस्क ना आ जाए, इसलिए वो ये मानकर चलते हैं कि अगर उनको 1% भी डाउट होता है तो वो वहाँ पर प्रोविजनल लिख देते हैं। लेकिन जैसे ही डाटा बोर्ड के पास में जाएगा, अगर आपने आरएसएसबी बोर्ड को सूचित कर दिया है तो उनके पास में क्यूरी आई हुई है, मिलेगी उनको। तो अगर आपने सूचित किया है तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी बाद में शादी हुई है, अगर आप छुपा कर रखते तब आपका रिजल्ट है वो होल्ड किया जा सकता था, लेकिन बोर्ड को आपने सूचित कर दिया है तो आपका रिजल्ट है वो बिल्कुल मेन लिस्ट में आ जाएगा, अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपनी तरफ कैसे पूरा जो काम है वो करके आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे संबंधित एक एफिडेविट भी लगा दिया होगा जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने गए थे, क्योंकि एफिडेविट लगाना जरूरी है, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा था उस समय आप डाइवोर्स थे, लेकिन बाद में आपने शादी की है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो डाटा भरा था उससे वो मिसमैच हो रहा है, तो एफिडेविट लगाना जरूरी था। अगर आपने एफिडेविट लगाया है तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ कॉमन कमेंट थे। बाकी बीकानेर संभाग के अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की जो लिस्ट है वो आ चुकी है, एक एक करके सभी मंडल की लिस्ट है वो आ जाएगी। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। और अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।